गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लेके आए हैं सामान्य हिंदी में 8वां टॉपिक है क्रिया। क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ, स्पेशली उनके लिए जो अभी री एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे यूपी पुलिस 23 अगस्त से स्टार्ट हैं परीक्षाएं और 5 दिनों तक होने वाली है परीक्षाएं 2-2 शिफ्ट में, तो उनके लिए बहुत ही खास क्लास है। तो आइए चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रार्थक क्रिया क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए है जीना, ऑप्शन बी लिखना, ऑप्शन सी दिलवाना, ऑप्शन डी चलना। यह प्रश्न यूपी पीसीएस सीसेट एग्ज़ाम 2022 में पूछा गया है। तो बताइए कि प्रार्थक क्रिया क्या है। आइए पहले प्रार्थक क्रिया की परिभाषा देख लेते हैं क्या है, फिर प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं वे हैं जो स्वयं कर्ता कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाने को प्रेरित करे, उसे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाते हैं। जैसे जीना है, लिखना है, चलना है, ये हमारी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, बल्कि दिलवाना ये हमारी प्रेरणार्थक क्रिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिलवाना। यहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे से कार्य करवाने के लिए प्रेरित कर रहा है, इसी वजह से यहाँ पर अगर दिलाना होता तो वो प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होती। यहाँ पर लिखा है दिलवाना। अभी यहाँ पे जिस लिखा हुआ है लिखना, तो वहाँ अगर लिखा होता लिखवाना तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती। चलना लिखा हुआ है तो यहाँ पर अगर चलवाना होता तो वो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिलवाना। आइए हल देख लेते हैं। दिलवाना प्रार्थक क्रिया है, अतः विकल्प सी इस सही उत्तर है। आइए परिभाषा देख लेते हैं प्रार्थक क्रिया की। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, वे प्रार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे काटना से कटवाना हो गया, करना से कराना हो गया या करवाना हो गया, चलना से चलवाना हो गया। अगर कहीं पे वाना शब्द आ जाए तो वहाँ पे समझ लीजिए कि प्रेरणार्थक क्रियाएं हो रही हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्रिया के मूल को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है धातु, ऑप्शन बी है पद, ऑप्शन सी है कारक, ऑप्शन डी है समास। यह प्रश्न उत्तराखंड पीजीटी परीक्षा 2020 में पूछा गया है। क्रिया के मूल को क्या कहते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धातु। आइए इसका हल देख लेते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु ही शब्दों के निर्माण के मूल तत्व होते हैं। जैसे क्रा धातु से बने शब्द देख लेते हैं। संज्ञा कार्य जो क्रिया है, विशेषण और कर्मठ ये सक्रिय हैं, क्रिया क्रोध ये करना होता है। तो आइए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ स्थापित होता है उसे कारक कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के संयोग से बनने वाले नए शब्द को समास कहते हैं। यह हमारी समास की परिभाषा हो गई और कारक की परिभाषा हो गई और पद की परिभाषा हो गई। हमने जाना धातु क्या है, तो धातु को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्रिया के मूल अंशों को धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, हंस, चल, गा, ये हमारे मूल अंश हैं धातु के।
और धातु के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु, नाम धातु और सम्मिश्र धातु। और 5वां हमारा हो गया अनुकरणात्मक धातु। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? अभी हमने ये प्रश्न रिपीट पढ़ा हुआ है, बस थोड़ा सा चेंजेस है इसमें। ऑप्शन ए है पद, ऑप्शन बी है रूप, ऑप्शन सी है धातु, ऑप्शन डी है शब्द। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। और अभी जो हमने दूसरा वाला प्रश्न भी देखा था वह उत्तराखंड पीएचडी 2020 में पूछा गया था। प्रश्न एक ही है पर अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धातु। अभी हमने बताया था कि धातु के 5 भेद होते हैं। सामान्य धातु, सामान्य धातु और व्युत्पन्न धातु और नाम धातु और सम्मिश्र धातु। और अनुकरणात्मक धातु। ये धातु के 5 भेद हैं, जिसमें सामान्य धातु जो मूल धातु में ना प्रत्यय लगाकर बनाए गए हैं उसे सामान्य धातु कहते हैं। जैसे सो से सोना यानी ना प्रत्यय लगाया गया, पढ़ से ना पढ़ना ना प्रत्यय लगाया गया, जा से जाना ना प्रत्यय लगाया गया इत्यादि सामान्य धातु हैं। और व्युत्पन्न धातु को देख लेते हैं। जो धातु सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर अथवा किसी प्रकार बनाई जाती है, जैसे उन्हें व्युत्पन्न धातु कहते हैं। जैसे पिलाना या पिलवाना, पीना ये सामान्य हो गया और व्युत्पन्न हो जाएगा पिलाना या पिलवाना। जैसे रोना ये हमारा हो जाएगा सामान्य धातु और व्युत्पन्न अगर हमें बनाना है सोना का या रोना का या खाना का या किसी का, तो हमें पहले सोना का बनाना है तो पहले हो जाएगा सुलाना या सुलवाना या सोना। जो सोना होता है वो हमारा सामान्य धातु हो जाएगा और सुलाना सुलवाना ये हमारा व्युत्पन्न रूप हो जाएगा। और उठना ये हमारा सामान्य धातु हो जाएगा। उठाना या उठवाना ये हमारे व्युत्पन्न रूप हो जाएंगे। आइए नाम धातु के बारे में जान लेते हैं। नाम धातु क्या है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातु व्युत्पन्न होती है, जैसे सोना का सुलवाना या सुलाना ऐसे बनते हैं, उन्हें नाम धातु कहते हैं। प्रायः नाम धातुओं में आ प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे फिल्म का फिल्माना, हाथ का हथियाना यानी आ प्रत्यय लास्ट में लगेगा। लालच का ललचाना, शर्म का शर्माना इत्यादि शब्द ये नाम धातु में आते हैं, जो संज्ञा शब्दों से बने होते हैं। आइए देखते हैं सम्मिश्र धातु क्या है। सम्मिश्र धातु होते हैं संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के पश्चात जैसे करना या होना क्रियापद लगाकर बनने वाले धातु को सम्मिश्र धातु कहते हैं। जैसे काम करना, काम होना, उत्तम करना, धीरे होना, धीरे करना आदि ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं। जैसे करना है तो नाम करना, छेद करना, हत्या करना यानी आगे करना के आगे विशेषण या संज्ञा लगा देते हैं। जैसे खाना है तो मार खाना, रिश्वत खाना, हवा खाना इत्यादि शब्द यूज होते हैं। जैसे जाना का भाग जाना, खा जाना, पी जाना, सो जाना ऐसे। आइए अनुकरणात्मक धातु में देख लेते हैं। अनुकरणात्मक धातु में है जो 5वां हमारा धातु का 5वां भेद है अनुकरणात्मक। अनुकरणात्मक धातु में है
ध्वनियों के अनुकरण पर बनाई जाने वाली धातुएं ये अनुकरणात्मक धातुएं कहलाती हैं। जैसे भिन भिनाना, भिन 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 हो गया, या भिन भिनाना हो गया, या टन टन हो गया, टनटनाना हो गया। जैसे हमारा समान धातु हो गया भिन भिन, ठीक है, तो अनुकरणात्मक हो जाएगा हमारा भिन भिनाना। जैसे टन टन हो गया तो हमारा अनुकरणात्मक हो जाएगा टनटनाना। ऐसे जैसे हिन हिन हो गया तो हिन हिनाना हो गया, इसका अनुकरणात्मक। छन छन हो गया, छन छन हमारा समान धातु हो जाएगा, और छन छनाना ये हमारा हो जाएगा अनुकरणात्मक धातु। यानी ध्वनियों के अनुकरण पर बनाई जाने वाली धातुएं, उन्हें हम अनुकरणात्मक ध्वनि कहते हैं या धातु कहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे ही प्रश्न आते रहेंगे और उनका हल करते रहेंगे हम। अगला प्रश्न है, क्रिया के प्रकार व भेद देख लेते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, ये हमें बताना है। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पुनः परीक्षा 2018 में 26 अक्टूबर को जो परीक्षा हुई थी उसके फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 2। तो बताएं कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2। आइए जानते हैं कौन कौन से होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, आइए देखते हैं। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ये कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया, वह खेल रहा है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और सकर्मक क्रिया में वह फुटबॉल खेल रहा है, नौकर पानी भरता है। आइए रचनात्मक दृष्टि से देख लेते हैं। रचनात्मक दृष्टि से क्रिया के भेद 2 होते हैं, रूढ़ या मूल क्रिया, यौगिक क्रिया। रूढ़ क्रियाएं धातुओं से बनती हैं और यौगिक क्रियाएं के 4 भेद होते हैं, प्रणर्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया और नामधातु क्रिया। जो हमने अभी धातु के बारे में बताया कि धातु के 5 भेद होते हैं, वैसे यौगिक क्रिया के 4 भेद होते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, क्रिया चुनिए। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। वाक्य दिया गया है, उसमें क्रिया चुनना है कि क्रिया क्या है। ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है बहन, ऑप्शन सी है सीखती है, ऑप्शन डी है भाषा। यह प्रश्न हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्जाम 2017 में पूछा गया है। तो बताइए, मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है, इसमें क्रिया क्या है। हिंदी क्रिया है या बहन क्रिया है या सीखती क्रिया है या भाषा क्रिया है। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीखती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बताया था सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया के बारे में। उपयुक्त वाक्य में सीखती शब्द क्रिया है जिससे काम का करना या होना स्पष्ट हो रहा है, उसे ही हम क्रिया कहते हैं। अज्ञात हो कि रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्यतः 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद देख लेते हैं। सकर्मक क्रिया के बारे में पहले जान लेते हैं। राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। यह प्रश्न यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी है अनेकार्थक क्रिया, ऑप्शन सी है पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन डी है सकर्मक क्रिया। राम श्याम की किताब पढ़ता है,
इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सकर्मक क्रिया। आइए सकर्मक क्रिया की परिभाषा देख लेते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तथा जिसके प्रयोग में कर्म की अनिवार्यता बनी रहती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने बेर खाए, यहाँ पर खाए जो है क्रिया का प्रभाव है और बेर पर पड़ रहा है। जैसे राम श्याम की किताब पढ़ता है तो राम का प्रभाव श्याम की किताब पर पड़ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और इसका हल देख लेते हैं। राम श्याम की किताब पढ़ता है वाक्य में सकर्मक क्रिया है, जैसे हमने ऑप्शन में सही भी किया है, ऑप्शन डी था, क्योंकि इसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, इसीलिए सकर्मक क्रिया बिना कर्म के संपन्न नहीं हो सकती है। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। जैसे एक कर्मक में राम खाना खाता है, द्विकर्मक में होता है राम ने श्याम को खाना खिलाया, जिसमें दो से अधिक कर्म का प्रभाव पड़ता है, उसे द्विकर्मक कहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रश्न आते रहेंगे और उनका हल होता रहेगा, इससे हमारे प्रश्न भी होते रहेंगे और प्रश्नों के बारे में जानते भी रहेंगे और हमारा क्रिया जो टॉपिक 8वां है वो भी हमारा उसका भी रिवीजन होगा और वो भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। सीमांत पकोड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। ऑप्शन ए है अकर्मक, ऑप्शन बी है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी है प्रणनाथक क्रिया, ऑप्शन डी है द्विकर्मक क्रिया। यह प्रश्न हाईकोर्ट ग्रुप डी मेंस एग्जाम 2016 में पूछा गया है। सीमांत पकोड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सकर्मक क्रिया। सीमांत का प्रभाव पकौड़ों पर पड़ रहा है, यानी कर्म पड़ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और हल देख लेते हैं। सीमांत पकौड़े खा रहा है वाक्य में सकर्मक क्रिया है। जिन वाक्यों या क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। ये सकर्मक क्रिया की परिभाषा हो गई। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है। जैसे सीमांत पकौड़े खा रहा है वाक्य में क्रिया खाने का असर कर्म पर पड़ रहा है, जैसे पकौड़ों पर पड़ रहा है, यानी कर्म का पकौड़े हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है? ऑप्शन ए है आना, ऑप्शन बी है जाना, ऑप्शन सी है लेना, ऑप्शन डी है मरना। यह प्रश्न हरियाणा टेट एग्जाम 2013 में पूछा गया है। निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है ये बताना है। आना है, जाना है, लेना है, मरना है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया चुनिए। मेरे घर में मेरी दादी माँ खाना बनाती हैं। ऑप्शन ए है मेरी दादी, ऑप्शन बी है बनाती हैं, ऑप्शन सी है खाना, ऑप्शन डी है घर में। वाक्य दिया गया है और उसमें क्रिया चुनना है कि क्रिया क्या कौन सी है, मेरी दादी है या बनाती हैं या खाना है या घर में है। यह प्रश्न हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्जाम 2017 में पूछा गया है। बताइए इसमें क्रिया कौन सी है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है बनाती। बनाती इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है,
निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है लेटना, ऑप्शन बी है छोड़ना, ऑप्शन सी है पिघलना, ऑप्शन डी है तड़पाना। यह प्रश्न यूके टेट एग्जाम 2011 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तड़पाना। तड़पाना ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा और छोड़ना, लेटना, पिघलना ये अकर्मक क्रियाएं हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। 4 वाक्य दिए गए हैं। ऑप्शन ए है मैं चला, ऑप्शन बी है वह नहाता है, ऑप्शन सी है लड़का सो रहा है, ऑप्शन डी है लड़की सिल रही है। 4 वाक्य दिए गए हैं, इसमें से ये बताना है कि कौन सा एक वाक्य ऐसा है जिसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। यह प्रश्न आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया है। मैं चला, वह नहाता है, लड़का सो रहा है, लड़की सिल रही है। इसमें इन 4 वाक्यों में कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लड़की सिल रही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सकर्मक क्रियाएं छांटिए। ऑप्शन ए है चलना, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है मुस्कुराना, ऑप्शन डी है लिखना। यह प्रश्न यूपी SSC विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया है। सकर्मक क्रिया छांटना है, चलना है, सोना है, मुस्कुराना है या लिखना है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लिखना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया बताना है, कौन सी क्रिया है। ऑप्शन ए है संयुक्त क्रिया है, ऑप्शन बी है सहायक क्रिया है, ऑप्शन सी है अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन डी है सकर्मक क्रिया है। यह प्रश्न यूपी SSC सम्मिलित वर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2016 में पूछा गया है। तो बताएं बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सकर्मक क्रिया। जैसे कि हमने पहले ही बताया है, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तथा जिसके प्रयोग में कर्म की अनिवार्यता रहती है यानी आवश्यकता बनी रहती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक क्रिया के बारे में जान लेते हैं। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। यानी जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता है अर्थात कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दूसरे शब्दों में कहा जाए, अकर्मक क्रिया में किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मोर नाचता है, मोहन हंसता है, सोहन गाता है, कोमल लिखती है, ऐसे। और अगर यहाँ पर अगर लिखा जाए मोहन जोर जोर से हंसता है, मोहन किताब पढ़ता है, तो ये हमारा सकर्मक क्रियाओं में हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर है 14। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए है दौड़ना, ऑप्शन बी है हंसना, ऑप्शन सी है पढ़ना, ऑप्शन डी है आना। यह प्रश्न डाइट परीक्षा 2014 में हुआ था, जिसमें पूछा गया सकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पढ़ना।
पढ़ना सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता करता है परंतु फल दूसरे पर पड़ता है, वहाँ सकर्मक क्रियाएं होती हैं। आइए अब अकर्मक क्रिया के महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। अभी हमने देखे थे सकर्मक क्रिया के महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी हमने अकर्मक क्रिया की परिभाषा बताई थी। अकर्मक क्रियाएं वे होती हैं जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता है अर्थात कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं अकर्मक क्रिया में किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। ये हमारी अकर्मक क्रिया की परिभाषा थी। आइए प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन ए है कृदंत, ऑप्शन बी है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी है संयुक्त क्रिया। वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया गया है ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं और हल देख लेते हैं। वह खेल रहा है वाक्य में अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जैसे हमने बताया भी, वस्तुतः जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया की पहचान हेतु क्या, किसे, किसको आदि प्रश्नवाचक तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। यदि इन प्रश्नों का उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया और उत्तर न मिलने पर अकर्मक क्रिया होती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मीरा जोर से हंसी यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? ऑप्शन ए है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी है प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन सी है द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी है सकर्मक क्रिया। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी आमीन परीक्षा 2016 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया। मीरा जोर से हंसी। आइए हल देख लेते हैं। मीरा जोर से हंसी यह वाक्य अकर्मक क्रिया का है जिस क्रिया के व्यापार का संचालन कर्ता करता है और फल भी कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है वाक्य में उड़ रही क्रिया है। ऑप्शन ए है प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन बी है अपूर्णकालिक क्रिया, ऑप्शन सी है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी है अकर्मक क्रिया। यह प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया है। बताएं चिड़िया आकाश में उड़ रही है वाक्य में उड़ रही क्रिया क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अकर्मक क्रिया। आइए हल देख लेते हैं। चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं वाक्य में उड़ रही अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर कर्ता जो चिड़िया है द्वारा स्वयं क्रिया यानी उड़ना संपन्न कराया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रियापद बंध का विकल्प है। और वाक्य दिया गया है, मुझे रोहन दूर से ही दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए है रोहन दूर से दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी है तुझे रोहन, ऑप्शन सी है दूर से ही, ऑप्शन डी है दिखाई दे रहा है। यह प्रश्न DSSC PhD 2021 में पूछा गया है। मुझे रोहन दूर से दिखाई दे रहा है, इसमें दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रियापद बंध का विकल्प करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है। यह प्रश्न सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए है रामू खाना खा रहा है, ऑप्शन बी है चालक गाड़ी चलाता है, ऑप्शन सी है श्याम हंसता है, ऑप्शन डी है माँ स्वेटर बुनती है। यह प्रश्न यूपी सीसेट एग्जाम 2018 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्याम हंसता है। यह अकर्मक क्रिया है। रामू खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चलाता है, माँ स्वेटर बुनती है, ये सब सकर्मक क्रिया हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और हल देख लेते हैं। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक क्रिया हैं, मैंने कई बार बताया है, इसीलिए साथ में हल भी रख देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। वाक्य में श्याम हंसता है, मैं श्याम करता है, हंसने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी हो रही है, अतः हंसने का फल भी उसी पर पड़ता है, इसीलिए हंसना क्रिया कर्मक हो जाएगा। इस प्रकार विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया हो रही है? ऑप्शन ए अकर्मक, ऑप्शन बी सकर्मक, ऑप्शन सी प्रणार्थक, ऑप्शन डी द्विकर्मक। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया, राम सो रहा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए है पानी बरस रहा है, ऑप्शन बी है मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, ऑप्शन सी है श्याम निबंध लिखता है, ऑप्शन डी है राम मोहन को रुला रहा है। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल से सम्मिलित अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2016 में पूछा गया है। तो इन चार वाक्यों में कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए पानी बरस रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और हल देख लेते हैं। जिस वाक्य क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, इस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता है, इसीलिए विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थ वाक्य कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन ए है बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, ऑप्शन बी है इस टब को पानी से भर दो, ऑप्शन सी है माँ बेटे को खाना खिला रही है, ऑप्शन डी है चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा है। यह प्रश्न छत्तीसगढ़ टेट एग्जाम 2011 में पूछा गया है। तो बताइए चार वाक्यों में ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं और हल देख लेते हैं। कोई दिक्कत ना हो इसलिए साथ में हल भी रखा है। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है यह अकर्मक क्रियार्थ वाक्य है। अकर्मक क्रिया वाले वाक्य में कर्म की अपेक्षा नहीं होती है, ये हमने कई बार बताया है। कुछ क्रियाओं में सकर्मक तथा अकर्मक दोनों रूपों का प्रयोग होता है, जैसे घड़ा भरता है ये अकर्मक है, महरी घड़ा भरती है ये सकर्मक है। अगला प्रश्न है उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है। ऑप्शन ए है उठवाया, ऑप्शन बी है उठवाएगा, ऑप्शन सी है उठाया, ऑप्शन डी उठना। यह प्रश्न आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 में भी पूछा गया था और 2012 में भी पूछा गया है। तो उठाना क्रिया का अकर्मक रूप क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी उठना। आइए आगे बढ़ते हैं
और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए है काटना, ऑप्शन बी है बोना, ऑप्शन सी है धोना, ऑप्शन डी है रोना। यह प्रश्न आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया है। तो बताइए, चार ऑप्शनों में से एक अकर्मक क्रिया कौन है, ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोना। रोना, सोना, दौड़ना इत्यादि अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ये अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं। ऑप्शन ए है संयुक्त धातु, ऑप्शन बी है द्विकर्मक धातु, ऑप्शन सी है साधित सकर्मक धातु, ऑप्शन डी है समस्त धातु। यह प्रश्न यूपी SSSC कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साधित सकर्मक धातु। आइए हल देख लेते हैं। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं सकर्मक धातु कहलाती हैं। उठना, उठाना या उठवाना, इन तीनों में उठना मूल धातु है, यह मूल अकर्मक क्रिया है और इसमें प्रत्यय का विधान करके क्रमशः उठाना एवं उठवाना ये साधित सकर्मक क्रियाएं बन जाती हैं। तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न था। जितने प्रश्न रखे हुए थे वे सारे किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए थे, इसीलिए हमने सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के ही रखे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कल मिलते हैं इन्हीं प्रश्नों के साथ, इनके आगे के प्रश्नों को करते हैं जो हमारा क्रिया टॉपिक चल रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।